Hello friends, a blissful morning to all of you and wish you happy Independence Day. Once again, we are on the topic of error spotting. So 10 of the new sentences are before you on the screen. As usual, we are to move to the topic to find out the errors. Friends, pay attention and listen carefully. First sentence is Mother Teresa. Mother Teresa is one of those persons who is ready to make every sacrifice for the good of humanity. Once again, Mother Teresa is one of those persons. Mother Teresa उन लोगों में से एक है who is ready, जो हमेशा तैयार रहती है to make every sacrifice for the good of humanity, जो कि मानवता की भलाई के लिए हर तरह का त्याग देने के लिए तैयार रहती है. तो मदर टेरेसा इज वन ऑफ दोज पर्सन्स, राइट. देखिए यहाँ पर ये जो हु आ रहा है, ये जो हु आ रहा है ये पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ इज ना आकर के और हेल्पिंग और आर आएगा. मदर टेरेसा इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु आर रेडी टू मेक एवरी सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. हिंदी फिर सुनिए एक बार. मदर टेरेसा उन लोगों में से एक है जो मानवता की भलाई के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. क्लियर. हालांकि मदर टेरेसा अब नहीं रही हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए कहा जाता है कि सच पीपल नेवर डाई, सच पीपल इमोर्टलाइज देमसेल्व्स इवन आफ्टर देयर डेथ. क्लियर. तो इन दैट वे इज, अगर उस चीज़ को मानते हैं तो इज राइट है, क्योंकि आपके मन में बात आ सकती है कि मदर टेरेसा तो रही नहीं, तो यहाँ पे वॉस क्यों नहीं आया. तो जो मेरा थॉट है कि ऐसी हस्तियाँ मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं. तो इन दैट वे तो मदर टेरेसा उन लोगों में से एक है जो हमेशा तैयार रहते हैं मानवता की भलाई के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए. तो पर्सन्स ज़्यादा है तो हु पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए अपन हेल्पिंग एंड प्लूरल लगाएंगे. सो रिमूव इज एंड इन प्लेस ऑफ दैट राइट आर. नाउ द सेंटेंस इज राइट. ओके, क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट. Kundan is at least 5 years older than his step sister is. Kundan is at least 5 years older. कुंदन अपनी बहन से 5 साल बड़ा है. देखिए जब दो की तुलना होती है, when we compare two of the things, right, तो उसमें देन आता ही आता है. और मैंने कहा था कि कॉम्प्लीट डिग्री की पहचान होती है ना, 99% इज आएगा और देन आएगा, सॉरी ई आर आएगा या मोर आएगा, देन आएगा. तो ये कॉम्प्लीट डिग्री का सेंटेंस है. कुंदन इज एटलीस्ट 5 years ओल्डर देन हिज स्टेप सिस्टर इज. कुंदन अपनी चचेरी बहन से 5 साल बड़ा है. हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं. वी आर कंपेयरिंग टू ऑफ द थिंग्स. सेंटेंस सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ दूसरा हेल्पिंग यूज नहीं करेंगे. So we will delete is. Now the sentence is right. Kundan is at least 5 years older than his stepsister is. तो is हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक है, उसी हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगल हेल्पिंग वर्ब आएगा. क्लियर. तो कुंदन इज at least 5 years older than his stepsister is. So deleting is, the sentence will be right. Next to the move. Pen I received as a birthday gift from my wife. Pen I received as a birthday gift from my wife costs not less than 100 rupees. कहता है पेन जो मुझे मिला एज ए बर्थडे गिफ्ट मेरी वाइफ से, नॉट लेस देन 100 रुपीज़, वो 100 रुपये से कम का नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पेन. आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, और आर्टिकल में एक आर्टिकल आता है द, एंड द को हम डेफिनेट आर्टिकल मानते हैं.
तो इस सेंटेंस के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन विच वॉज गिवन टू मी बाय माई वाइफ. So we are indicating towards the pen, a particular pen is over there which was gifted to me by my wife. So I am talking about a particular pen. Okay. So in that way, अगर ये चीज़ डेफिनेट होती है तो फिर इस पेन से पहले यहाँ हम द इंजर्ड करेंगे. राइट. तो सेंटेंस बनेगा द पेन आई रिसीव्ड एज ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई वाइफ कॉस्ट, वो कहता है कम का नहीं है, नॉट लेस देन 100 रुपीज़. क्लियर. तो यहाँ पेन के आगे दी लग जाएगा, जैसा कि भी मैंने बताया आपको. द डेफिनेट आर्टिकल होता है और जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ अपने को आर्टिकल द लगाना पड़ता है. क्लियर. नाउ द सन इज राइट. मूव टू द नेक्स्ट. ईदर भूपेश और सुनील forgot to take their pen. ईदर भूपेश और सुनील forgot to take their pen. कहता है या तो भूपेश या सुनील भूल गया अपना पेन लेने. फ्रेंड्स, यू नो वेल, ईदर और का यूज़ कब किया जाता है? जब दो में से एक की बात की जाती है. राइट. तो यहाँ दो बॉयज़ हैं, एक भूपेश एक सुनील है. उन दोनों में से एक कोई पेन भूल के चला गया है. तो एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ ईदर और एंड द केस इज ऑफ डबल सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस के अंदर जो पॉजिटिव प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर आता है. तो हम यहाँ से देयर को डिलीट करेंगे एंड वी विल राइट हिज. हिज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भूपेश और सुनील मेल हैं. अगर ये फीमेल का सेंटेंस होता तो हम देयर की जगह हर करते. क्लियर. तो एक यूज़ है इंग्लिश की दुनिया में दैट ईदर भूपेश और सुनील forgot टू टेक देयर पेन. ए सेंटेंस ऑफ डबल सब्जेक्ट ऑफ ईदर और. ईदर और का डबल सब्जेक्ट का अगर सेंटेंस आपके सामने है तो उस सेंटेंस के अंदर जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा दैट विल बी सिंगुलर. इफ द सेंटेंस इज ऑफ मेल तो अपन को हिज लगाना है, और अगर सेंटेंस इज ऑफ फीमेल देन वी हैव टू पुट हर इन प्लेस ऑफ देयर और वॉट एवर द अदर पॉजिटिव प्रोनाउन इज. So removing this there we will write his because sentence is indicating to the male. तो भूपेश और सुनील के है ना, ये मेल है तो यहाँ पर यहाँ his लिख देंगे. कहना ही चाह रहा हूँ ईदर और में डबल सब्जेक्ट का सेंटेंस आ जाए, ऐसे सेंटेंस के अंदर दो ही पॉजिटिव प्रोनाउन आएंगे, या तो his या her. डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल है. क्लियर. So after deleting there we will write his. Now sentence is right. Clear. Move to the next. Of the 5 boys who participated in the shooting competition, of the 5 boys who participated in the shooting competition, neither turned out to be a good shot. Neither turned out to be a good shot. कहता है 5 लड़के हैं जो शूटिंग कंपटीशन में गए हैं, उनमें से कोई भी अच्छा शॉट नहीं मार सका. ये हिंदी है इसकी. तो ऑफ द 5 बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द शूटिंग कॉम्पिटिशन नीदर टर्न्ड आउट टू बी अ गुड शॉट. फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए नीदर 2 की एब्सेंस के लिए लगता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सेंस ऑफ 2 ऑफ द थिंग्स, राइट, हम नीदर यूज करते हैं. बट इन दिस सेंटेंस 5 बॉयज शब्द आ रहा है. इट मीन्स जो सब्जेक्ट है या बॉयज़ हैं दे आर मोर देन 2. मोर देन 2 के लिए हम नीदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो वी हैव टू डिलीट दिस वर्ड नीदर एंड वी हैव टू इंसर्ट नन. क्लियर. नाउ द सेंटेंस राइट. ऑफ द 5 बॉयज, 5 लड़के हैं हु पार्टिसिपेटेड इन द शूटिंग कॉम्पिटिशन, जिन्होंने शूटिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया. बट नीदर टर्न्ड आउट टू बी ए गुड शॉट, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा शॉट नहीं मार सका. सो द बॉयज आर मोर देन 2. सो डिलीटिंग नीदर वी हैव टू इंसर्ट वर्ड नन, बिकॉज नन इज यूज टू शो द एब्सेंस मोर देन 2. 2 से ज़्यादा की अनुपस्थिति दिखानी है तो हमें नन का यूज़ करना है. सो बॉयज आर 5, दैट्स व्हाई डिलीटिंग नीदर वी हैव टू इंसर्ट वर्ड डन. राइट. नाउ द सेंटेंस इज राइट. So of the 5 boys who participated in the shooting competition, neither turned out to be a good shot. Okay, move to the next. He failed to explain why he absented from the class. कोई लड़का है, एब्सेंट था, टीचर ने उससे पूछा होगा
कि भाई तुम एब्सेंट क्यों रहे, तो ही फेल टू एक्सप्लेन, वो इस चीज़ को समझाने में असमर्थ रहा, वाई ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, कि वो क्लास से अनुपस्थित क्यों था या क्यों हुआ। फ्रेंड्स, एक यूज़ होता है, देखिए मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। किताब पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप लेसन पढ़ा दो और उसके क्वेश्चन आंसर पूछ लो, नहीं। एक्चुअली जो लेसन्स होते हैं बुक के अंदर, लेसन एक बहाना है, जैसे मदर टेरेसा है या इंदिरा गांधी है या और कोई भी, लेसन एक बहाना होता है। बुक का जो मेन एम होता है वो ये होना चाहिए कि उस लेसन में जितने भी वर्ड्स आए हैं उनके यूजेस को समझाना, अपार्ट फ्रॉम इट जितने भी सेंटेंस हैं उनके कंस्ट्रक्शन को समझाना। तो जब उसका कंस्ट्रक्शन हम अच्छी तरह समझेंगे तो हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, एंड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग और स्पीकिंग देयर विल बी नो मिस्टेक इफ़ यू आर क्लोज टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एब्सेंट वर्ड ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। कुछ और शब्द भी हैं, बट लेट द टाइम कम आई विल लेट यू नो। बट राइट नाउ रिगार्डिंग दिस सेंटेंस आई वुड से इन वेरी क्लियर वर्ड्स, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ एब्सेंट के बाद हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अगर सेंटेंस मेल का है तो आपको लिखना है हिमसेल्फ, क्लियर। फीमेल का होता सेंटेंस या शी होता तो हम हरसेल्फ लिखते। तो कभी भी एब्सेंट वर्ड को आप एज ए वर्ब यूज़ करेंगे, एब्सेंट वर्ड को आप एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सेल्फ वाले शब्द, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, दो प्लूरल होते हैं। आवर सेल्व्स, वहाँ एफ ना होकर के वी ई आ सकता है, एंड देम सेल्व्स, उसमें भी आ सकता है क्योंकि वो दो प्लूरल हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जब कभी भी आप एरो स्पोर्टिंग कर रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो या लिख रहे हो एंड यू आर टू यूज वर्ड एब्सेंट, सो एब्सेंट विल डेफिनेटली फॉलोज पॉजिटिव प्रोनाउन। दो ही पॉजिटिव प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। यहाँ ही आ रहा है तो आपको मतलब हिमसेल्फ लिखना है, अगर फीमेल का है तो ये लिखना है, क्लियर। और अगर यू आता है तो योर सेल्फ हो जाएगा, आई आता है तो माई सेल्फ हो जाएगा। लेकिन एब्सेंट वर्ड को जब यूज़ करेंगे एज ए वर्ब, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज़ करना ही करना है। तो ठीक है, तो उस नियम को देखते हुए हम ये कहेंगे, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। नाउ द सेंटेंस राइट, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट। द मैन एंड हिज डॉग हु एंटर्ड द हाउस वर टर्न्ड आउट। द मैन एंड हिज डॉग, कोई व्यक्ति है और उसके साथ में कुत्ता है, वो घर में एंटर हुए, उनको बाहर निकाल दिया गया। फ्रेंड्स, एक नियम है इंग्लिश की दुनिया में, पास्ट परफेक्ट का अगर अकेला सेंटेंस आता है तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म ना लग करके सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। व्हाट आई सेड, ए सिंगल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट is before you and you are to translate that sentence into English in place of, though the sentence is belonging to the past perfect, so we must use head plus third form. But as I told you, this single sentence of past perfect tense is before you, in place of head plus third form you have to use second form. So in this sentence, the man and his dog who had entered, इसमें से head को आप delete कर देंगे, what remains behind? second form. Now the sentence is right. क्लियर। तो एक नियम है, फिर बोलता हूँ, पास्ट परफेक्ट का अकेला सेंटेंस आ जाए उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म ना लगा करके सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, वो चला गया था, अब या था आ रहा है, एज पर रिकॉग्निशन दिस सेंटेंस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट। पर इसकी इंग्लिश क्या बोलते हैं हम? ही वेंट अवे। ही हैड गॉन नहीं बोलते हैं, ही वेंट अवे। तो ऐसा एक नियम है। तो कभी भी पास्ट परफेक्ट का सिंगल सेंटेंस आता है एरो स्पोर्टिंग में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, आप हैव डिलीट कर दीजिए क्योंकि उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। जैसे ही हेड हटाएंगे तो ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कहलाएगी और सेंटेंस राइट हो जाएगा, क्लियर। सो डिलीटिंग हेड, द सेंटेंस विल बी राइट। एंड नाउ वी विल रीड दिस सेंटेंस लाइक दिस, द मैन एंड हिज डॉग हु एंटर्ड द हाउस वर टर्न्ड आउट, क्लियर। नेक्स्ट टू द मूव। हिज कंडक्ट, यहाँ कंडक्ट का मतलब है व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर। हिज कंडक्ट वॉज सच, कहता है कोई व्यक्ति, उसका स्वभाव ऐसा था, विच आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड,
जिसकी मैंने कभी आशा नहीं की थी कि इसका व्यवहार ऐसा होगा। फ्रेंड्स, ये जो सच वर्ड आप देख रहे हैं, सच के बाद कभी भी विच नहीं आता है। सच विच देयर इज नो यूज इन द एंटायर फील्ड ऑफ इंग्लिश। सच विच का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। सच के साथ दो ही चीज आती है, या तो सच दैट का प्रयोग होता है या सच एज का प्रयोग होता है। नाउ द ऑप्शंस आर टू, एज, दैट। इधर कैन बी यूज, नो, देयर इज नो चॉइस एट ऑल। चॉइस नहीं होती है, हमको सेंस देखना ही पड़ेगा। तो एज पर द सेंटेंस जो इसका सेंस निकल रहा है, ये विच हटा के हम दैट करेंगे। So deleting which we have to insert that, sentence will be right. Now the sentence is right. His conduct was such that I had never expected. कि उसका व्यवहार ऐसा था जिसकी मैंने कभी आशा नहीं की थी। Clear? So whenever you get word which after such, ये incorrect है। This is the only error in this sentence. So delete which and in place of which write that. कभी कभी सेंटेंस में that की जगह as भी आ सकता है, और जैसे मैंने कहा कि सच के बाद दो ही शब्द आते हैं, एज और दैट, तो वो सेंस लगाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है इसके अंदर। क्लियर? तो इस सेंस के हिसाब से, इस सेंटेंस के सेंस जो वो कह रहा है हिज कंडक्ट वाज सच दैट, तो विच को डिलीट करेंगे, दैट लगा देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, सेकंड लास्ट। महात्मा गांधी वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपोस्टल ऑफ पीस। महात्मा गांधी वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपोस्टल ऑफ पीस द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस। हिंदी, महात्मा गांधी का आदर किया जाता था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपोस्टल्स ऑफ पीस। इस दुनिया में जो शांति के मसीहा पैदा हुए हैं, बिल्कुल उनकी तरह महात्मा गांधी का भी आदर किया जाता था। द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस, दुनिया ने जो आज तक पैदा किए हैं, वर्ल्ड इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई हैज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ महात्मा गांधी को, ठीक है, एपोस्टल पीस की उपाधि न देकर के उसकी तरह माना गया है एज पर द सेंटेंस। महात्मा गांधी वर रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट एपोस्टल पीस नहीं थे, माना गया है। तो यहाँ पे एज पर द सेंस हम यहाँ रिगार्डेड के बाद इंसर्ट करेंगे वर्ड एज। नाउ द सेंटेंस इज महात्मा गांधी वर रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपोस्टल ऑफ पीस द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ रिगार्डेड के बाद एज आ जाएगा। ये सेंटेंस की हिंदी करेंगे सेंस के हिसाब से। क्लियर? नाउ द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, आई हैव टोल्ड हिम दैट अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। आई हैव टोल्ड हिम दैट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने उसे बताया है दैट अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। देखिए यहाँ जो अनलेस आ रहा है, अनलेस की जगह यहाँ हम इफ़ भी लगा सकते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 1 मिनट प्लीज, यहाँ अगर इफ़ आ जाता है तो भी सेम चीज़ है। क्लियर? व्हेन आ जाता है तो भी सेम चीज़ है। क्लियर? और एज लॉन्ग एज आ जाता है तो भी सेम चीज़ है, एज लॉन्ग एज। तो चाहे अनलेस आए, चाहे इफ आए, चाहे व्हेन आए, चाहे एज लॉन्ग एज आए। क्लियर? ये सेंटेंस कंडीशनल होता है। कह रहा है अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता है। कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर इफ़ का यूज़ किया जाता है, पर आप इफ़ की जगह अनलेस देखें, व्हेन देखें या एज लॉन्ग एज देखें। ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर हम अनलेस यूज़ कर रहे हैं तो एज यू नो वेल, और पता नहीं है तो देखिए अनलेस इटसेल्फ इज नेगेटिव वर्ड, इसका सेंस नेगेटिव है, जब तक नहीं। तो जब तक नहीं, तो इसमें नहीं तो ऑलरेडी आ गया है, इसलिए इस सेंटेंस में हमको नॉट डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें से हम नॉट अकेला डिलीट नहीं कर सकते। अगर इज नॉट होता तो हम केवल नॉट को डिलीट करते, आई बस में कैन नॉट होता तो नॉट को डिलीट करते। लेकिन यहाँ डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट आते हैं, तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट डबल हटेंगे, तो यहाँ डज नॉट हटेगा, क्योंकि अकेला नॉट हटाओगे तो सेंटेंस बिकम्स सिंपल, और सिंपल सेंटेंस में हेल्प में लगते नहीं है डू डज। क्लियर? तो अनलेस के साथ में अगर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आता है तो याद रखिए डबल हटेंगे। डू नॉट दोनों हटेंगे, डज नॉट दोनों हटेंगे, डिड नॉट दोनों हटेंगे।
अगर इनके अलावा जैसे कैन नॉट, इज नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट, उसमें खाली नॉट हटेगा। पर इसमें रीजन मैंने आपको बता दिया कि केवल नॉट हटाते हैं तो सेंटेंस बिकम सिंपल एंड यू नो वेल एज, ठीक है ना, कि सिंपल सेंटेंस के अंदर डज का यूज नहीं किया जाता है, तो डज नॉट को डबल हटाएंगे। लेकिन जब भी टॉपिक कोई भी हो, अगर आप डज नॉट को डिलीट कर रहे हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसमें एस लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर हो जाता है। तो ही सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो डज नॉट हटाएंगे और यहाँ वर्क में अपन एस लगा देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट, आई हैव टोल्ड हिम दैट अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास। जब तक वो मेहनत नहीं करता है वो पास नहीं होगा। तो अनलेस का सेंटेंस आता है, इफ़ यू गेट अनलेस इन अ सेंटेंस और वो कंडीशनल सेंटेंस हो तो अनलेस के बाद वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। तो इस नियम के तहत हम डज नॉट हटा देंगे, पर वेन एवर यू डिलीट डज नॉट यू हैव टू पुट एस विथ फर्स्ट फॉर्म बिकॉज सेंटेंस बिकम्स सिंपल। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और सिंगुलर सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल और सिंगुलर सेंटेंस में वर्ब में एस या ई एस लगता ही लगता है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप सो दैट यू माइट बी एंजॉइंग दिस टॉपिक ऑफ एरर स्पॉटिंग। ठीक है, आप इसमें रोज इनको देखें एंड यू विल गो ऑन एनरिचिंग योर नॉलेज। विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।